नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और बड़ी खबर भोपाल से, आज होने वाली कैबिनेट की बैठक निरस्त हो गई है। आज शाम 5 बजे ये बैठक होने वाली थी। मंत्रियों में विभाग ना बंट पाने को वजह बताया जा रहा है। अभी तक मंत्रियों को विभाग नहीं बांटे गए हैं। आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शायद विभागों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इसीलिए जो कैबिनेट की बैठक थी आज शाम जो 5 बजे होने वाली थी वो भी रद्द हो गई है। तो आज होने वाली कैबिनेट की बैठक निरस्त हो गई है। आज शाम 5 बजे ये बैठक होनी थी। कैबिनेट की ये बैठक होनी थी। आपको बता दें कि मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है अभी तक। यही वजह बताई जा रही है कि ये बैठक इसीलिए निरस्त की गई है। उम्मीद ये भी है कि आज विभागों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले खबर ये कि आज शाम 5 बजे जो कैबिनेट की बैठक होनी थी वो निरस्त हो चुकी है। अनुराग जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हमारे साथ। अनुराग, अब बैठक निरस्त हो चुकी है, उम्मीद है कि आज विभागों का बंटवारा हो जाएगा। वजह भी यही है बैठक निरस्त होने की। बिल्कुल, देखिए आज इससे पहले आज सुबह कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। सुबह 10:30 बजे बैठक होनी थी, लेकिन उसका समय बदला गया। फिर शाम को 5 बजे कैबिनेट की बैठक का समय रखा गया, लेकिन अब उसको भी निरस्त कर दिया गया है। मंत्रियों को इस बात की सूचना भेज दी गई है कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक को निरस्त किया जाता है। हालांकि इसके पीछे कारण नहीं बताया गया, लेकिन कारण बिल्कुल साफ है कि विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया। 7 दिन हो चुके हैं मंत्रिमंडल के गठन और विस्तार को लेकर, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। खबर इस बात को लेकर थी कि आज जब कैबिनेट की बैठक होगी तो उस दौरान मंत्रियों को उनके विभागों के बंटवारे की जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन खबर इसी बात को लेकर है कि अभी तक मंत्रियों के विभागों के बंटवारे का काम पूरा नहीं हो पाया, और यही वजह है कि आज की जो बैठक होनी थी उसको निरस्त कर दिया गया है। खबर इस बात को लेकर भी है कि देर शाम तक विभागों का बंटवारा हो जाएगा और उसके बाद कैबिनेट की बैठक की नई तारीख सामने आ सकती है। कुल मिलाकर मुश्किलें बीजेपी के सामने विभागों के बंटवारे को लेकर है, और इसी वजह से आज की कैबिनेट की बैठक को निरस्त किया गया है। अभी भी कितनी उम्मीद है कि आज जो विभागों का बंटवारा है वो हो जाएगा? क्योंकि इससे पहले परसों लग रहा था, परसों मुख्यमंत्री ने कहा कि थोड़ा और वर्कआउट करेंगे। कल का दिन भी ऐसे ही निकल गया, कल लग रहा था कि कल विभाग बंट जाएंगे। अब आज भी उम्मीद ही जताई जा रही है कि आज विभागों का बंटवारा हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभागों के बंटवारे को लेकर किस तरह की मुश्किलों में सरकार जूझ रही है। क्योंकि 2 दिन पहले जब दिल्ली से भोपाल लौटे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा वर्कआउट करना है और 1-2 दिन में के अंदर विभागों का बंटवारा हो जाएगा। और ये तय माना जा रहा था कि आज जब कैबिनेट की बैठक होगी तो उससे पहले मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन अभी भी जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक का पहला समय बदला गया और उसके बाद जब शाम को बैठक रखी गई तो उसको भी निरस्त कर दिया गया, जो साफ तौर पर ये बताती है कि विभागों के बंटवारे को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। माना यह भी जा रहा था कि दिल्ली सूची भेजी गई और दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद विभागों का बंटवारा कर लिया जाएगा। प्रदेश के गृह मंत्री ने भी कहा था कि ये बड़ी पार्टी है और आपस में राय मशवरा के बाद ही तमाम काम पूरे किए जाते हैं। लेकिन अभी भी मुश्किल इसी बात को लेकर नजर आ रही है कि दिल्ली तक कब तक विभागों के बंटवारे को लेकर सहमति बन पाती है और कब विभागों का बंटवारा हो पाता है। बहरहाल उम्मीद इसी बात को लेकर है कि शाम तक विभागों का बंटवारा हो जाएगा और उसके बाद कैबिनेट की नई तारीख सामने आएगी। बिल्कुल, ये भी है कि अब आज शाम का इंतजार सभी को है और लगातार विपक्ष हमले बोलते जा रहा है। अब देखना है कि आज शाम भी विभागों का बंटवारा होता है या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम जानकारी देने के लिए। तो विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, इसलिए आज शाम की जो बैठक थी कैबिनेट की वो रद्द हो गई है। आज शाम 5 बजे ये बैठक होने वाली थी, लेकिन ये नहीं हो पाई, ये रद्द हो गई। विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज विभागों का बंटवारा हो सकता है।
यूपी का मोस्ट वांटेड विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। महाकाल मंदिर परिसर में पहुंचकर विकास दुबे ने चिल्लाकर खुद को विकास दुबे बताया। उससे फौरन मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा गार्ड ने पकड़ा और इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद महाकाल थाना पुलिस उसे गाड़ी में बैठाकर कंट्रोल रूम की तरफ ले गई। पुलिस ने जब पकड़ा तो वो चिल्लाने लगा, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। महाकाल मंदिर में तैनात होमगार्ड के जवान ने दर्शन करने आए विकास दुबे को देखा। होमगार्ड के जवाब में विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। जवान ने ये जानकारी दी प्लाटून कमांडर को दी। प्लाटून कमांडर ने एसपी को इसकी जानकारी दी और इसके बाद विकास दुबे को पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सीएम शिवराज ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की, वहीं उज्जैन पुलिस को बधाई भी दी। नरोत्तम मिश्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वहीं कांग्रेस ने इस पर अब सवाल भी उठाए हैं। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। 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 मैं तो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे अब गिरफ्तार हो गया है। यूपी का कुख्यात गैंगस्टर, 5 लाख का इनाम था विकास दुबे पर, जिसे अब उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जैन से। विकास, अब आगे की का क्या प्रोसीजर है? अब उसे ले जाया जा चुका है। वहीं इस बीच पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है हाथ में हथकड़ी नहीं है, बड़े प्यार से उसको सोफे पे बैठाया गया है। तो संदिग्ध की बात भी कर रही है इस समय की है पूर्व गृह मंत्री ने। विकास, बिल्कुल, जब से ये हिरासत में लिया गया है, ये माना जाए कि जब से उसने सरेंडर किया है या फिर जो पुलिस की थ्योरी के अनुसार उसे गिरफ्तार किया है, तब से तमाम जो सवालिया निशान है वो खड़े हो रहे हैं पुलिस पर, पुलिस की कार्यप्रणाली पर, और इसके साथ साथ में दोनों राज्यों के पुलिस के समन्वय के बीच में कि आखिर कैसे ये यहाँ पहुँच गया। लेकिन अब तक ये पता नहीं चला है कि कैसे यहाँ पहुँचा है और इसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी। हालांकि जब भी कोई सामान्य कोई घटनाक्रम होता है तो बेहद आसानी से पुलिस के आला अधिकारी खुद जानकारी विस्तृत तौर पर देते हैं, लेकिन अब तक ये कयास ही लगाए जा रहे हैं कि वो कहाँ पर होगा। हालांकि जो जानकारी मिली है कि उसके मुताबिक महाकाल थाने पर उसे नहीं रखा गया, महाकाल थाने के बाद कंट्रोल रूम पर लाया गया था, कंट्रोल रूम के बाद फिर उसे उज्जैन के ही एक ग्रामीण थाना इलाके नरवर ले जाया गया। उसके बाद में बेहद गोपनीय अंदाज में किसी गोपनीय जगह पर उससे पूछताछ की जा रही है। तो मैं इस वक्त पुलिस कंट्रोल रूम में फिलहाल मौजूद हूँ। पुलिस कंट्रोल रूम में यहाँ कोई वरिष्ठ अधिकारी फिलहाल मौजूद नहीं है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी बेहद गोपनीय जगह पर उसे रखा गया है और वहाँ पर अधिकारियों की मौजूदगी में तमाम सवाल दर सवाल उससे किए जा रहे हैं। तो सवाल के बाद कुछ बिस्तर निकल कर आएगा कि आखिर वो यहाँ पर किसकी मदद से पहुँचा था। लेकिन जो अहम जानकारी है वो ये भी निकल कर आ रही है कि तमाम जो संदिग्ध शुरुआती तौर पर माने जा रहे थे, उन सभी को उज्जैन पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे भी लगातार आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है। उनसे भी तथ्यों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर किसके माध्यम से वो उज्जैन पहुंचा था और क्यों उसने यही जगह को मुफीद समझा कि उसके लिए जहां यूपी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है, उसके अलावा देश भर की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी में 5 लाख रुपए का इनाम था। लेकिन वो एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ पर खुद अपना परिचय देता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो बेहद गोपनीय जगह पर रखा गया है। लगातार सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन सवालात के बाद जो कंक्लूजन निकल कर आएगा वो कितना बाहर आ पाएगा ये अब तक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं इंदौर उज्जैन एसपी से पता करने के लिए, उज्जैन एडिशनल एसपी से पता करने के लिए कि आखिर अल्टीमेटली क्या जानकारी उन्हें अब तक मिल सकी है, क्या इनपुट उनको प्राप्त हुआ है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो सिर्फ और सिर्फ सोर्सेज के माध्यम से ही प्राप्त हो रही है। श्रद्धा, बिल्कुल जानकारी अभी नहीं मिल रही है। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि अभी पूछताछ होगी, उसे कहीं गोपनीय जगह पर रखा गया है। अब देखें पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है, और जो कुछ निकल कर आता है क्या वो मीडिया के पास तक आता है, क्या वो लोगों को पता चल पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। सभी चीजें पता चल पाती हैं। मनोज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, लॉकडाउन का टाइम है और ऐसे में कहीं भी जाना, खासकर जब आप स्टेट पार करते हो, बहुत मुश्किल है। हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं अपनी चीजों को लेकर, उनको नहीं जाने दिया जा रहा। ये शख्स लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे बड़ी आसानी से राज्य पार कर लेता है, जिले पार कर लेता है, कोई नहीं रोकता।
श्रद्धा, बिल्कुल यही कई ऐसे बड़े सवाल हैं। हालांकि अब पुलिस मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है और जो तमाम अधिकारी है भले ही वो चुप्पी साधे हुए लेकिन लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए और लगातार जानकारी भी ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये एमपी में कैसे एंटर हुआ और अब 6 दिनों की जो कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री है वो अब विकास दुबे की तलाशी जा रही है। इसको लेकर एक अलग से टीम भी बनाई गई है, पुलिस मुख्यालय के अधिकारी भी उस टीम में शामिल है और लगातार ये देखा जा रहा है कि वो किस रूट से एंटर हुआ है, कौन से वो 7 जिले यहाँ से होकर ये उज्जैन पहुंचा है, वहां पर किन किन जगहों पर वो रुका था, किन किन लोगों की मदद ली थी। इस तरीके के कई जांच के बिंदु है जिस पर काम किया जा रहा है, क्योंकि आरोपी विकास दुबे के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसको वेरीफाई करना भी पुलिस के लिए जरूरी है कि वो सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। लेकिन ये बात तय है श्रद्धा की पूरी प्लानिंग के तहत आरोपी विकास दुबे राजधानी जो यूपी से होते हुए एमपी की बॉर्डर के अंदर एंटर हुआ। उसके बाद उसने आगे के अपने प्लान के तहत श्रद्धा उज्जैन तक वो पहुंचा। उज्जैन में वो किस तरीके से रुका, कहाँ रुका, उसके पास जो प्राइवेट गाड़ी थी वो गाड़ी किसने मुहैया कराई, जो 2 व्यक्ति थे वो कौन व्यक्ति है जिनको एक गाड़ी हम लगातार दिखा रहे हैं, यूपी का नंबर है ये गाड़ी का, इसे देख सकते हैं। ये वही कार है जिससे उज्जैन पहुंचा था विकास दुबे, इसी गाड़ी से। अब आप समझ लीजिए यूपी का नंबर है, ये कुख्यात बदमाश यूपी का, 5 लाख का इनाम। लॉकडाउन के समय में वो लगातार जिले पार कर लेता है, 7 जिले, 3 राज्यों की पुलिस को चकमा दे देता है और फिर वो पहुंच जाता है उज्जैन, वहां पर महाकाल के दर्शन। ये सवाल तो बिल्कुल बनते हैं, भले ही पुलिस वाहवाही लूटे, लेकिन पुलिस को ये तो बताना ही होगा कि अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो कैसे गिरफ्तार किया। और दूसरी बात कि ये शख्स कैसे एमपी में पहुंच गया। क्या एमपी में आ जाना इतना आसान है कि कोई भी शख्स क्राइम करे कहीं भी और आके एमपी में बैठ जाए? क्या ये सब कुछ इतना आसान है? और उस शख्स की हेकड़ी देखकर तो नहीं लग रहा कि उसे पुलिस का कोई भी खौफ था। 8 पुलिस वालों को उसने मारा और उसके बाद उनकी हत्या करने के बाद आराम से वो घूम रहा है 6 दिन से। विकास, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, फरीदाबाद कभी इसकी लोकेशन मिल रही थी, कभी दिल्ली एनसीआर इसकी लोकेशन मिल रही थी, तो क्या ये समझा जाए कि अपना फोन इसने किसी को दे दिया था इसलिए इसकी लोकेशन कहीं और की मिल रही थी? एक और चीज, अभी मनोज ने कहा कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, तो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री आप किस नंबर से निकालेंगे इसकी? तो जिस नंबर को आप पहले ट्रेस कर रहे थे उसके हिसाब से तो इसकी जो हिस्ट्री थी वो कहीं और की निकल रही थी। की बात की जाए, टावर लोकेशन की बात की जाए तो इसका नंबर जब ये अपने घर से भागा था उसके बाद 7 किलोमीटर तक सक्रिय रहा था, उसके बाद से नंबर लगातार बंद आ रहा था। हालांकि जो उसके बाद जानकारी मिल रही थी अलग अलग शहरों में जाने की, वो जानकारी मिल रही थी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। जानकारी मिली थी कि फरीदाबाद में एक होटल में रुकने के लिए पहुंचा था, वहाँ दस्तावेज इससे मांगे गए, जब दस्तावेज नहीं दिखा पाया तो ये वहाँ से चला गया। इसके बाद दस्तावेज उस वक्त मौजूद नहीं थे, इसलिए ये होटल में ठहर नहीं सका, तो वहाँ का लास्ट एक सीसीटीवी पुलिस को पता चला था। तो ऐसे इसकी तमाम लोकेशन डेवलप होती गई, उन पे पुलिस काम करती गई। लेकिन इसके साथ साथ में एक और बात ये भी हो सकती है कि उसने लगातार पुलिस को भ्रमित करने का प्रयास किया हो। पुलिस को उसे जब पता होगा कि वो फरीदाबाद से निकल के 48 घंटे उसे हो चुके हैं या 24 घंटे हो चुके हैं, तो उसने अपने किसी इन्फॉर्मर के माध्यम से पुलिस को सूचना दिलवाई होगी कि विकास दुबे को इस वक्त में होटल पर देखा गया। हालांकि जब पुलिस वहां पहुंची तो उस वक्त तक काफी देरी हो चुकी होती थी, वो कई शहर छोड़ चुका होता था, कई राज्य छोड़ चुका होता था। यही वजह रही कि शायद माना जा सकता है कि उसने एक स्ट्रेटेजी के तहत काम किया और जब उसने जगह बदली और लगातार अपनी ही गाड़ी से ट्रेवल करता रहा। हालांकि अपनी गाड़ी नहीं, जो जानकारी मिली है वो अपने किसी मददगारों के माध्यम से यहाँ पहुंचा था। यूपी 32 गाड़ी है, लखनऊ की गाड़ी है, लखनऊ में उसका घर था। बिकरू गाँव के बाद में वो लखनऊ उसका जो घर था जहाँ उसका परिवार रहता था, वहाँ से भागा था। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं वहाँ से अपने किसी मददगार की मदद से वो एक गाड़ी के माध्यम से फरार हुआ और समय समय पर शहर बदल कर, राज्य बदल कर फरारी काटता रहा। जिस प्रकार से सुबह मैंने जिक्र किया कि तिवारी नामक शख्स की भूमिका आ रही है जिसने इसमें मदद की है, वो जानकारी के अभी जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो तिवारी नामक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो कुल मिला के ऐसे अलग अलग 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। जो गाड़ी लगातार दिखाई दे रही है, देवास गेट थाने पर फिलहाल उस गाड़ी को रखा गया है, पुलिस ने जब्ती में उसको लिया है। उस गाड़ी में जो 2 लोग सवार थे उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके अलावा तीसरा जो शख्स जो उज्जैन का ही मूलतः निवासी है, नागझिरी इलाके का रहने वाला है, उसको भी पकड़ने की सूचना मिल रही है। तो फिलहाल पुलिस खुद इस तथ्य पर पहुंचने का प्रयास कर रही है कि आखिर मूल कहानी क्या है। जो कहानी
विकास दुबे के द्वारा बताई जा रही है कि वो खुद यहाँ पहुंचा और अचानक लोगों ने उसे पहचान लिया और पकड़ लिया। तो ये कहानी कितना महत्वपूर्ण है, ये कहानी पर कितना विश्वास करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बिंदुओं की फिलहाल पड़ताल की जा रही है और उसके बाद जो तथ्यात्मक जानकारी निकल कर आएगी वो समझा जा रहा है कि दो राज्यों के बीच की जो पुलिस है या फिर सरकार है वो आपस में समन्वय करके उसे साझा करेगी, उसके बाद जीत निकाला जाएगा। लेकिन इसके बाद ये अहम कहानी ये शुरू होती है कि जो दुर्दांत अपराध है, कुख्यात बदमाश है, इस पर कार्यवाही किस तरह की होना चाहिए। पहले से 63 अपराध इस पर दर्ज है, इसके अलावा 8 अन्य अपराध किए, वो भी हत्या जैसे, वो भी पुलिसकर्मियों के साथ पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा और उस वक्त जब पुलिस उसके घर छापेमारी की कार्यवाही करने जा रही थी। तो दुर्दांत बदमाश पर किस तरह की कार्यवाही होगी ये देखना होगा और मुझे लगता है कि ये दो राज्यों के बीच की जो सरकार है वो खुद लगातार मॉनिटरिंग करेगी और कठोर कार्यवाही या फिर कठोर इसे पनिशमेंट मिले इसके लिए प्रयास किया जाएगा। जिस प्रकार से आपने गाड़ी का जिक्र किया तो फिलहाल यूपी 32 की एक या दो अन्य गाड़ियां और यहाँ देखी गई जो लगातार पुलिस कंट्रोल रूम के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये माना जा सकता है कि जिन लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है उसके अलावा कुछ और भी उसके साथी ऐसे होंगे जो लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं कि किस प्रकार से पुलिस पड़ताल कर रही है, कहां पुलिस जांच कर रही है, किन जानकारियों को जुटाया जा रहा है। तो ये बात तब तक सामने निकल कर नहीं आ पाएगी कि आखिर हुआ क्या है जब तक पुलिस अधिकारी खुद अपना पक्ष नहीं रखेंगे श्रद्धा। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलीभगत जरूर है। बहुत तो जाहिर सी बात है, मिलीभगत जरूर है, है वरना 3 राज्य और इस टाइम पर कोरोना के टाइम पर जब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में आम इंसान को इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, पास होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या, इस टाइम पर वो कैसे उसने पार कर लिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। मनोज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, एक शराब कारोबारी का नाम आ रहा है कि उससे संपर्क था, उसने इसका विकास दुबे का साथ दिया और उसकी भी मिलीभगत थी। दूसरा, वकीलों की भी बात आई कि वकीलों ने भी साथ दिया, अब उनके खिलाफ भी केस चलेगा। जी बिल्कुल, इंटेलिजेंस सिस्टम किस तरीके से मध्य प्रदेश में काम कर रहा है श्रद्धा, ये इस गिरफ्तारी के बाद पता चल जाता है कि आखिरकार एक मोस्ट वांटेड एमपी में एंटर होता है और लगातार कई जिलों से होकर वो उज्जैन पहुंचता है और उज्जैन की सुरक्षा व्यवस्था के घेरे को भी तोड़ते हुए वो अंदर चले जाता है। तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरीके के इंटेलिजेंस सिस्टम मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, ये सब कुछ अब पता चल जाता है। काफ़ी मजबूती की और अब पुलिस को जाना होगा क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई सिमी के आतंकी जब गिरफ्तार किए गए थे उस दौरान भी इस तरीके की लापरवाही देखने को मिली थी और कई दूसरे राज्यों की पुलिस यहाँ से आरोपियों को गिरफ्तार करके ले जाती है और पुलिस को जानकारी नहीं लगती है। अब पुलिस के सामने श्रद्धा जो सबसे बड़ी चुनौती है, ये कार्रवाई तो हो जाएगी क्योंकि अभी 24 घंटे के अंदर यूपी पुलिस आ जाएगी। गिरफ्तारी एमपी पुलिस को शो नहीं करना है, किसी तरीके की कागजी कार्रवाई कानूनी स्तर पर नहीं करना। लेकिन अब पुलिस के सामने ये चुनौती होगी जब यूपी पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी, तमाम तरीके की जानकारी निकल के आएगी, तो पुलिस को अब ये पता लगाना होगा कि जिन 7 राज्यों से होकर आरोपी गुजरा है उन 7 राज्यों में वो किन किन जगहों पर रुका, किन किन लोगों ने उसकी मदद की, उन लोगों को भी अब गिरफ्तार करना पड़ेगा एमपी पुलिस को। तो अभी जितनी भी जानकारी उज्जैन पुलिस को हाथ लगेगी क्योंकि वहां पर जो है इंटेलिजेंस की टीम भी वहां पर, स्पेशल ब्रांच की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है और लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन जानकारियों का वेरिफिकेशन करना इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि अब आगे की कार्रवाई यूपी पुलिस के डायरेक्शन में एमपी पुलिस करेगी। लेकिन ये सवाल जरूर है कि यदि आरोपी 6 दिन की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री जो खंगालने की बात अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, क्या उस दौरान पुलिस की सक्रियता नहीं थी? क्या उस दौरान बैरिकेड्स पे चेकिंग नहीं हुआ करती थी? क्या उस दौरान जो बॉर्डर है वहां पर किसी तरीके की बैरिकेड लगा के चेकिंग नहीं की गई वाहनों की? तो बहुत बड़ा सवाल है कि भाई आज के टाइम में कोरोना काल चल रहा है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। ये वही पुलिस है जो किसी को कहीं नहीं जाने देती है, जिले पार नहीं करने देती है। बड़े मजे से वो शख्स, और वो हिस्ट्री शीटर भी कह सकते हैं हम उसे, और वो कुख्यात बदमाश इधर से उधर घूम रहा है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है और इसका जवाब तो बिल्कुल देना होगा क्योंकि ये सवाल बिल्कुल बनता है। कार एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे। कार आप लगातार देख सकते हैं, वही कार है जिससे कल उज्जैन पहुंचा था विकास दुबे, इसी कार से पहुंचा था। और आप देखिए आराम से ठाट बाट आराम से वो रह रहा है, घूम रहा है, जहां उसका मन है वो जा रहा है, होटल में जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, महाकाल मंदिर गया, खुद बोल रहा है फर्जी आईडी दिखाई, उस आईडी को दिखाकर उसने वहां पे 250 रुपए का टिकट भी लिया, पास भी लिया महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए, और वो वहां पर आराम से गया।
और लगातार हमारी नजर बनी रहेगी इस पूरी खबर पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, विकास और मनोज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।